यहाँ पे जितनी एरिया आपके पास है लिमिट लगा दिए T1 से T2 तक या 0 से T तक लगा लो। आप अगर यहाँ से आपने 0 T इक्वल टू 0 एज्यूम कर रखा है और यहाँ पे T इक्वल टू T एज्यूम कर रखा है, ठीक है। T1 0 और T2 T रख दिया, तो लिमिट 0 से T F इंटू डी रख दिया, और F यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ क्या होगा, T का होगा। तो इम्पल्स जो फंक्शन टाइम के साथ आपका फोर्स जो वेरिएबल चेंज हो रहा है यहाँ पर इसमें, तो एक्चुअल में इसका जो इंटीग्रेशन आपके पास आएगा J इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू फंक्शन ऑफ T इंटू डी टी एंड 0 से T, ये है एक्चुअल में वेरिएबल फोर्स के लिए, इस वेरिएबल फोर्स के लिए। और जब आपका कोई सिस्टम डिस्क्रीट होगा तो आप उसके लिए समीशन लगा देना, छोटे छोटे सम कर दोगे आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसएस। इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से इस मैकेनिक्स सेक्शन में जो चल रहे हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया बहुत डिटेल से विद ग्राफिकल मेथड्स एंड सम एप्लीकेशन सेक्शन, उसी सीक्वेंस में आज फिर से हम लोग लेके आए हैं अपना अगला लेक्चर से हमारे पास मैकेनिक्स का, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर है। दो पार्ट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इम्पल्स का और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इस दोनों का इसके साथ क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, साथ में इसके साथ न्यूमेरिकल्स कितना आ रहा है वो देखेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बहुत डिटेल से। सो दैट आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सबसे पहले टॉपिक्स इम्पल्स का। तो इम्पल्स अपने आप में एक फील है कि इम्पल्स को कैसे पहचाना जाए और किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ को जाने जाए, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, उसी जानने के लिए हम बहुत डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स, ओके, so that this is the important sections. Impulse is the total effect of a large force which acts for a short time. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास यहाँ पर है यह शॉर्ट टाइम। जो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स है किसी बॉडीज के ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे आपने देखा होगा जब आप कार के अंदर मूव करते हैं, बैठे रहते हैं सीट के ऊपर, तो इस पर एक सीट बेल्ट लगे होते हैं यहाँ से। अगर वो फोर्स आप उस पर, जो भी गाड़ी आपकी एक्सेलरेट होती है आगे और पीछे की तरफ और आप उसमें मूव करते हो, तो उसमें आपकी बॉडी उसके साथ फोर्स लगाती है, लेकिन वो फोर्स लगातार उसके साथ लगे रहते हैं, वो इम्पल्स फोर्स नहीं है। इम्पल्स फोर्स उस केसेस में आते हैं जब आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंटल केस में जब वो ब्रेक मारते हैं फटाक्स बहुत तेज़ी के साथ, ये एक्सीडेंट होता है, उस समय वो काम करता है आपका बेल्ट, वो बहुत झटके से जो इम्पल्स फोर्स क्रिएट होता है उसके अंदर बहुत ही कम साइड में बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाते हैं। तो उस छोटे से फोर्स को टक करके, जैसे आप फोर्स लगाते हो टक, इस तरीके का जब फोर्स लगता है तो उस फोर्स के प्रेजेंस में यहाँ पर इम्पल्स क्रिएट हो जाता है। तो ये इम्पल्स वो फोर्स है जो बहुत ही स्मॉल टाइम में लगाया जाता है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में आपके पास ये कहा गया, द इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स विच एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम। ठीक है, फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम, वर्ड्स इज वेरी क्लियर। शॉर्ट टाइम का है, बॉडीज के ऊपर लगाएगा ये फोर्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिटेल से यहाँ पर आया हुआ है। इम्पल्स इज डिफाइंड एज, इसको मैंने कैसे डिफाइन करना है, इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम, प्रोडक्ट ए फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट इज एक्ट एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन द मोमेंटम। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल चेंज इन द मोमेंटम, सो दैट द इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाई टाइम ड्यूरेशन द दिस वन, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। अब इसका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से कैसे रिलेशन है, वहां से कैसे निकालते हो, तो एक्चुअली डायमेंशनली आप यही तो कहते हो कि जो फोर्स आपके पास है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो कहते हो। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहीं से आप कहते हो कि जो आपके पास dp है यहाँ पर चेंज, वो क्या है, फोर्स और इंटू dt, यही है ना। और इसी कंडीशन में जो चेंज की बात आ रही है वो यहाँ पर है, टोटल चेंज इन द मोमेंटम। सो दैट जब डायमेंशन की आप बात करोगे यहाँ पर, इस कंडीशन में जब आप डायमेंशन की बात करते हो तो इस केसेस में भी आप यही देखते हो कि फोर्स है और मल्टीप्लाई बाई टी, यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की जा रही है, यहीं पर यहाँ पे मिल रही है। दिस इज द रिलेशन टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सो दैट दिस विल डिस्कस अबाउट अंडर द दिस लॉ। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज नथिंग बट इज अ सिंपल फोर्स, ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो आप किसी बॉडीज के ऊपर शॉर्ट टाइम में, बहुत छोटे टाइम में फोर्स लगाते हो, इस तरीके से आपने फोर्स लगाया, दिस इज द इम्पल्स।
और इम्पल्स के प्रिंसिपल पर ही आपके जो सीट बेल्ट है वो काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो यूज किए जाते हैं वो इम्पल्स पे काम करते हैं। ठीक है, दिस दैट्स व्हाई इम्पल्स इज इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर यू, एंड सो दैट विल टेक डिस्कशन अबाउट द फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाई टाइम, शॉर्ट टाइम। एक्चुअल में ये बहुत ही कम टाइम में लगाया गया फोर्स है किसी बॉडीज के ऊपर, और वो उसके मोमेंटम को चेंज करता है, और यही मोमेंटम चेंज इज नथिंग बट इम्पल्स ऑफ फोर्स। यही आपका इम्पल्स है, इसी के बेसिस पर आप आगे की तरफ चलते हो। सो दैट अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम ड्यूरेशंस एंड टोटल चेंज इन द मोमेंटम, यही ना टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये यहाँ आपको दिख रहा है। सिमिलरली इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय जे। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए फोर्स एज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज नेगेटिव, zero and positive depending on the momentum of the bodies, increases, ठीक है, decreases or remain unchanged। इस कंडीशन पर इसकी वैल्यूज आपकी क्या होती है मोमेंट की, वो प्लस माइनस जीरो और प्लस, ये तीनों पॉसिबल है। इन जनरल अगर देखा जाए तो मोमेंटम का जो चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन आपके पास है यहाँ पर, जो आपका ये चेंज इन मोमेंटम है इसका रिलेशन आपके साथ इसी फोर्स के साथ है, ठीक है। और फोर्स के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों क्वांटिटी होने का क्या रीजन है, क्योंकि जो आपका फोर्स है दिस इज इक्वल टू वो क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज में भी द वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका नेगेटिव हो सकता है और ये आपके पास जीरो हो सकता है और इसका चीज पॉजिटिव हो सकता है। ये सारी कंडीशन यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो एक्सेलरेशन फोर्स से रिलेटेड है और फोर्स चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड है, सो दैट इट विल द वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव ये तीनों ही कंडीशन पॉसिबल है, यहाँ पर तीनों ही वैल्यू पॉसिबल है। सो नाउ वी विल टेक द सम कंडीशन, इफ चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं एक स्मॉल चेंज की बात करता हूँ तो वो स्मॉल फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगा हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा फोर्स है स्मॉल टाइम के लिए लगा हुआ है चेंज इन मोमेंटम के साथ ही। तो इस क्वांटिटी के साथ जब आप डिस्कस करते हो इस चीज़ के लिए तो आप कह सकते हो डी जे इक्वल टू एफ इंटू डी टी। अगर आपको टोटल मोमेंटम निकालना है तो आप कह सकते हो जे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जे एंड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब आपने फोर्स की वैल्यू पुट करी यहाँ पर एफ इंटू डी टी एंड देन फाइंड आउट दिस एवरेज वैल्यूज। अब चूंकि बहुत सारे आपके पास छोटे छोटे फोर्स लग सकते हैं तो इन एवरेज वी विल कंसिडर लाइक दिस, जे इक्वल टू फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी, ये आपके पास आ जाएगा इम्पल्स। इम्पल्स का इंपॉर्टेंस बहुत है, इसका फोर्स से भी रिलेशन है, इसका टाइम के साथ भी रिलेशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो इसकी यूनिट और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो यूनिट और डायमेंशन के लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर कि इम्पल्स का जो डे का डायमेंशन है वो फोर्स है एम एल टी के पावर माइनस का 2, ठीक है, इंटू चेंज इन टाइम इज टी। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि इम्पल्स का जो डायमेंशन आपके पास होगा वो होगा एम एल टी के पावर माइनस 1। और ये डायमेंशन किसका है, ये डायमेंशन मोमेंटम का भी है क्योंकि ये इम्पल्स से रिलेटेड है। तो डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार एग्जामों में इस चीज़ को पूछा गया है कि इम्पल्स का और मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, तो इस दोनों केसेस में आप यही कह सकते हो कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि मोमेंटम का भी यही है पी इक्वल टू एम इंटू वी, यहाँ से भी डायमेंशन वही आएगा और आई के साथ भी यही डायमेंशन आ रहा है, तो दोनों के डायमेंशन सेम कंडीशन में पाए जाते हैं। सो दैट हम लोग देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस और भी क्या है। द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इस कंडीशन में डिस्कस की जाती है, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत सेक्शन इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें डिस्कशन के लिए। सो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही कहा ना, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअल में बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है, ये इसको ऐसे बोलते हो, अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। एंड देन वेक्टर एफ इज इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी होता है, ओके। एंड इन सच केस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में के की वैल्यू 1 होगी, सो दैट आप इसको लिख सकते हो कि जो फोर्स आपके पास अप्लाइड है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू दिस वन, यही से इम्पल्स आपको डिफाइंड है। तो दोनों के लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आप कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा आपके पास, वही आपका इम्पल्स होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, इम्पल्स एंड मोमेंटम फोर्स।
तो इम्पल्स मोमेंटम फोर्स में फंक्शन ऑफ जे एंड पी, इस दोनों के केसेस में ये प्रेजेंट है और इसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो। Thus the impulse of a force is equal to the total change in momentum, equal to the total change in momentum produced by the force। बहुत बेसिक बात है, इसी चीज को हम लोग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम और इम्पल्स। देख रहे हो यहाँ पर इम्पल्स एंड मोमेंटम थ्योरम। इन सेम ऑर्डर हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आप ग्राफिकल मेथड से एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस चीज़ को कि इसको ग्राफिकल मेथड से आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय द ग्राफिकल मेथड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर, ठीक है, एक हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे आपने प्लॉट किया है, ये वाली, ठीक है, यही आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में आप ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर वो किसका है, और ये यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है, और तो ओवरऑल जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ पर ए से लेकर यहाँ तक एक लेंथ हमारे पास, उस लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से आ गया आपके पास, ये एक रेक्टेंगुलर है। ये एक्सिस आपके पास जो गिवन है, ये एक्सिस किसका है, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये तो टाइम का है, और ये वाली एक्सिस किसकी है, ये वाली एक्सिस किसकी, ये वाली एक्सिस फोर्स का है। अब इस दोनों एरिया का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना किसका आ जाएगा, ये हमारा जो एरिया है वो F मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा, यही है ना, ठीक है। और ये फोर्स मल्टीप्लाई बाई टी आपको क्या दे सकता है, ये इम्पल्स का फंक्शन है, ये इम्पल्स है। तो आपके पास अगर फोर्स और टाइम टी के साथ अगर कोई ग्राफ प्लॉट करा गया है तो उसका जो भी एरिया होगा वो एरिया आपका इम्पल्स कहलाएगा। इट मीन्स एरिया ऑफ दिस सेक्शन, एरिया इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू इम्पल्स, और इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टी, और यही तो आपके पास दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू एरिया। तो नॉर्मली जो एरिया आपके पास है वो इसका इम्पल्स है। सो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए बी सी डी इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। तो ए डी, ठीक है, ए डी, ये आपका डी है, ए डी इंटू, और इसके बाद है आपके पास ए बी, यहां से यहां तक ए बी है, ठीक है। तो दिस इन्होंने दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर लिया, या आप इसको मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों ही टी है और ये दोनों ही फोर्स है। तो एरिया ही आपका पास इम्पल्स आ जाएगा। The magnitude of impulse of force F is time interval is t। अब इस सेक्शन में जब आपके पास कोई इस तरीके से क्वांटिटी गिवन है, इस तरीके से यहाँ पे क्या कांस्टेंट है ना आपका, जो क्वांटिटी यहाँ पे फोर्स की गिवन है वही फोर्स की क्वांटिटी आपके पास जा रही है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है। बट अगर ऐसा हुआ कि आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स कुछ इस तरीके से है, और वो क्या है, टाइम के साथ वेरिएबल है, ठीक है, ये वाले एरिया की हम बात करते हैं। अब इस एरिया के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए आपको पता है कि जब आपके पास कोई डिस्क्रीट सिस्टम होता है, डिस्क्रीट, तो उसके लिए आप समेशन यूज करते हो, समेशन ये सम को रिप्रेजेंट करता है। और जो कोई वेरिएबल फंक्शन होता है इस तरीके से वेरिएबल, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, इंटीग्रेशन। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं कि j इज इक्वल टू ऑफ द गिवन फंक्शन j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी टी, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। यहाँ पे जितनी एरिया आपके पास है लिमिट लगा दिए t1 से t2 तक, या 0 से t तक लगा लो आप। अगर यहाँ से आपने 0 t इक्वल टू 0 एज्यूम कर रखा है, और यहाँ पे t इक्वल टू t एज्यूम कर रखा है, ठीक है, t1 0 और t2 t रख दिया, तो लिमिट 0 से t f इंटू डी रख दिया, और f यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ क्या होगा, t का होगा। तो इम्पल्स जो फंक्शन टाइम के साथ आपका फोर्स जो वेरिएबल चेंज हो रहा है यहाँ पर इसमें, तो एक्चुअल में इसका जो इंटीग्रेशन आपके पास आएगा j इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी,
एंड 0 से d, ये है एक्चुअल में वेरिएबल फोर्स के लिए, इस वेरिएबल फोर्स के लिए। और जब आपके पास कोई सिस्टम डिस्क्रीट होगा तो आप उसके लिए समीशन लगा देना, छोटे छोटे सम कर दोगे, आपका टोटल फोर्स आ जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आप बहुत आसानी तरीके से इस इम्पल्स को समझ रहे हैं। तो ओवरऑल जो इम्पल्स है आपके पास, वो इम्पल्स कुछ भी नहीं है, वो बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं, जिसमें आप यही कह सकते हो किसी भी बॉडीज़ के ऊपर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगाएगा फोर्स आपका इम्पल्स होगा। वो वेरिएबल भी हो सकता है, टक टक, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या ये ऐसे भी हो सकता है कि वो फोर्स आपका यहाँ से आपने लगाया और पूरा एक साथ लगा दिया, इस तरीके से लगा दिया। ये क्या है, ये फोर्स, ये आपका एक कंटिन्यूअस फोर्स है जो आपने एक ही बार लगा दिया, और इस तरीके से लगाया आपने टक, इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये आपके फोर्स कौन से होंगे, ये डिस्क्रीट वाले फंक्शन है, ये कांस्टेंट फोर्स है। ये आप ऐसे लगा दो, 10 न्यूटन का लगाते जाओ, ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो इस कंडीशन में आप समेशन कर लो, सम कर दो, या एरिया मल्टीप्लाई विद दिस निकाल दो। अगर आपके पास ये कंडीशन है यहाँ पर कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, इस तरीके से लगा रहे हो, और फोर्स भी वेरिएबल है, कभी एक बार आपने तेज लगाया फिर धीरे लगाया, ऐसे लगा दिया, तो इस तरीके के पूरे माहौल के इस इन्वायरमेंट में आप इम्पल्स को इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, बाय दिस ग्राफिकल मेथड, बाय दिस मेथड। तो एरिया ऑफ द एफ इनटू टी इज नथिंग बट इम्पल्स ऑफ फोर्स। ये बात आपको याद रखना होगा कि एरिया जो आपके पास है वो एरिया एफ और टी के साथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स का। और ये जो आपके पास इम्पल्स है ये किस तरीके से रिलेटेड है आपका, ये रिलेटेड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह सकते हो, वहाँ पर ये फोर्स आपको दिख जाता है। तो आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, वहीं से जो रेट ऑफ मोमेंटम है जो चेंज का डेल्टा पी या डी पी जो आप कह सकते हो एफ इंटू डी टी, वो उसी डायमेंशन के साथ है। और इसका डायमेंशन मोमेंटम का डायमेंशन है, इम्पल्स का डायमेंशन किसका है, मोमेंटम का डायमेंशन है। क्लियर? सो दैट हम लोग चलते हैं एक और पार्ट्स की तरफ, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहां पे आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to this principle, in an isolated system, the vector sum of the linear momentum of all the bodies of the system along a given directions, along a given direction is conserved, and is unaffected, due to their mutual action and reaction. Action and reaction.
that is vector p is equal to m1 v1 plus m2 v2 प्लस डैश डैश करके आप लिख सकते हो mn vn इज इक्वल टू एम वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर आपने इसको एज्यूम कर लिया है, ये आपका कांस्टेंट होगा p का, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इस कंडीशन में यहाँ पर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की आप बात करोगे तो आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, दैट इज m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, ये ना। और इस केस में अगर आप इसे वेक्टर वेरिएबल्स के साथ देखना चाहते हैं तो वेक्टर v इक्वल टू माइनस का, ठीक है, m1 अपॉन m2 इंटू v1, ये है आपका स्पेशली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एंड सम बेसिक पार्ट है, इसका एप्लीकेशन सेक्शन आप ज़्यादा देखेंगे, अभी यहाँ पर इसी चल रही है। सो दैट हमारे पास एक कुछ स्पेशल कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। apparent weight of a man in a lift, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। जो थ्योरी का सेक्शन चल रहा है फंडामेंटल्स आपके पास, उसमें एक सेक्शन ये भी है अपरेंट वेट ऑफ द, इसलिए क्योंकि आप ऑलमोस्ट पिछली क्लास में अपने टेंशन, मोमेंटम और जितने भी आपके पास टेंशन थे, वेट थे, वो सब कुछ आपने डिफाइन किया, उसके रिलेशंस लिए। अब मैं उसकी स्पेशल जो एप्लीकेशन सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम धीरे धीरे उसकी तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इस सारे अपने फंडामेंटल्स को लेके, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन जो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है, पहला केस, ठीक है, केस फर्स्ट, when elevator is at rest or moving with uniform वेलोसिटी, पहले कंडीशन आपके पास फर्स्ट, इट मे बी डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो जो अपरेंट वेट है आपके पास वो आर इक्वल टू एम इंटू जी होगी, और यही आप टेंशन भी कह सकते हो टी होगी। तो आपको हमेशा इस चीज़ के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जब आपने कह दिया यहाँ पर कि यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो जो आपके पास m इंटू जी की वैल्यूज़ है, ये क्वांटिटी यहाँ पर जीरो है, सॉरी उसकी इक्विवेलेंट ही होगा यहाँ पर, ठीक है। जो r है वो mg के इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो यहाँ एक्सीलरेशन जीरो है, अंडर द जी गया ma, सॉरी ये तो आपके पास रहेगा ma, इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है, जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और ये कंडीशन आती है। सिमिलरली केस टू when the elevator is accelerating downward, accelerating
downward, when the accelerating downward. With acceleration, ठीक है, तो आपके पास यह एक्सेलरेटर है, ठीक है, और इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, इस सिस्टम पर मैन यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हो आप, इसको नीचे की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जो इसका टी है वो ऊपर काम करेगा टेंशन, और mg किस काम करेगा, नीचे की तरफ, यही है ना। और जैसे ही आपने इसको डाउनवर्ड एज्यूम कर रखा है यहाँ पर, तो इस केस में, डाउनवर्ड के केस में आप यही कह सकते हो कि जो mg है माइनस का r इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, t है, t इक्वल टू mg r, जो भी आपको यहाँ पे जूम करना आप कर सकते हो। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की बात करें, जब ये एक्सेलरेट डाउनवर्ड होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये फील करेगा थोड़ा सा कम, सो दैट r की वैल्यूज यहाँ पर क्या होगी, इस केसेस में अगर आप लेके जाते हो उस साइड, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी दिस इक्वल टू दिस, इसके साथ माइनस, फिर g माइनस से आ जाएगा, देन m और g माइनस आ जाएगा। if g इक्वल टू a देन r इक्वल टू 0, ये एक छोटी सी कंडीशन है कि जो आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों g इक्वल टू ये हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल जो यहाँ पर फेस कर रहे हो, जो भी आप वेट फील करो, वो आप 0 फील करोगे, आपको फील ही नहीं आएगा कुछ भी। इट मीन्स अपरेंट वेट, इट मीन्स apparent weight of a man in an elevator falling down with acceleration equal to acceleration due to gravity equal to acceleration due to gravity is 0। बिल्कुल ही इसने इस टाइम जब आपका g उसके इक्विवेलेंट हो गया तो वो बिल्कुल इसको साथ फील नहीं करेगा। एंड सिमिलरली केस थर्ड, जब आपके पास एक्सेलरेशन यहाँ पर दे रखा है एक एलिवेटर्स, इसके अंदर कोई आदमी है और इसको आप अपवर्ड लेके जा रहे हो, ठीक है, अपवर्ड लेके जा रहे हो, यहाँ पर अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है और इसका mg नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो इस केस में आप यहाँ पे कह सकते हो r माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक है, दैट इज r इक्वल टू m एंड g प्लस, ये अपवर्ड के लिए हो गया और ये आपका डाउनवर्ड के लिए होगा, और दोनों में से जब कोई नहीं था तो 0 था, जब अपर डाउनवर्ड नहीं था या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन थे तो उसमें 0 था। तो ये आपके पास एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है। फंडामेंटल्स की तरफ से हम लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स की स्टडीज़ इसमें नहीं, न्यूमेरिकल के जो सेक्शन आएंगे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन मिल जाएगा आपके पास। इसी के साथ एक और छोटी सी बेसिक बात जो मैं करना चाहता हूँ आपसे, वो है
लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत फेमस वर्ड है जो आपको बार बार यूज करने को मिलेगा और ये म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of the force of limiting friction F between two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction R between them, that is F is proportional to R. ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस, ये पार्ट भी है। बहुत ही छोटा सा बेसिक लिख के कर रहा हूँ, जहाँ डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना ही से हमारा काम चल जाता है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ limiting friction between two surfaces in contact is mu, is defined as the ratio of force defined as ratio of force F and normal reaction R between them, that is mu equal to F upon R। ये बहुत एक अच्छा रिलेशन है जिसके साथ हम ये लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की बात करते हो तो F के बाई R ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इन जनरल अगर इसकी हम बात करते हैं, एंगल के साथ अगर हम इसको बात करते हैं तो म्यू की जो वैल्यूज आती है हमारे पास वो क्या होती है, tan थीटा होगी, और वो कुछ इस तरीके से होती है। कोई बॉडी का सेटअप है यहाँ पर, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्शन ऑफ बॉडीज के अंदर थोड़ी सी एंगल आपको दिख जाती है, वो होती है थीटा। इसके साथ बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। ये है आपके पास mg इस पॉइंट्स पर, ठीक है। और इसी के साथ ये पॉइंट्स आपके पास ए,
ठीक है। और ये है आपके पास बी और ये पॉइंट है आपके पास सी। ये एंगल आपके पास जो यहाँ पर है वो एंगल ये है वो थीटा के साथ, और इस पे इस बॉडीज़ के ऊपर अगर कोई आपके पास मोमेंटम है तो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये एक्सिस के साथ यहाँ पर है, यही वो थीटा है जो यहाँ पर म्यू इक्वल टू टेन थीटा के साथ आपके पास रिजल्ट में आ जाता है। तो इस ऑर्डर में एक छोटी सी चीज़ और भी डिस्कस करूँगा मैं, फिर इसके बाद चलते हैं बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस की तरफ, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम बात करते हैं अब एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ये क्या है एंगल ऑफ रिपोज, इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग इस चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यह है सेक्शन और दूसरा सेक्शन ये, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। इस पॉइंट सेंटर से मैं एक ऊपर लाइन ड्रा करता हूँ, दूसरी लाइन मैं इसके नीचे ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन आप इधर भी ड्रा कर सकते हो और एक इसके जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर सकते हो। बहुत ही शानदार रिप्रेजेंटेशन है ये चीज़, जहाँ पर आपके पास अगर ये एंगल अल्फा है, एंगल आपका अल्फा है, तो उस केस में आप कह सकते हो इसको एम जी साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट आपके पास हो क्या एम जी है, तो ये आपके पास क्या होंगे एम जी कॉस अल्फा। तो ये एम जी साइन अल्फा और ये एम जी कॉस अल्फा, और ये आपके साथ एम जी है और इसके साथ ही एंगल, ठीक है। और ये इसके साथ आर है। where f is equal to mg sin alpha and r is equal to mg cos alpha, then f upon r is equal to mu and this is equal to mg sin alpha upon mg cos alpha is equal to tan alpha, and this is equal to tan theta। यही तो आपके पास म्यू की वैल्यूज है। दिस इज द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। अगर आपको एंगल अब इसी सिस्टम में इसी बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन अगर आपको देखना है तो आप एक्सेलेरेशन भी दे सकते हैं। आपने एज्यूम कर लो ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड की फॉलिंग है, देन f इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस का f, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एम जी साइन थीटा माइनस का म्यू आर, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो एम ए, ठीक है। और अगर आपको एक्सेलेरेशन देखना है यहाँ से तो ये एम जी साइन थीटा है तो म्यू आर है, तो आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं आप इसको। दिस इज इक्वल टू लाइक दिस वन एम जी कॉस थीटा। अगर आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पर तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा जी साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एक्सेलेरेशन। तो दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। आप एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, यहाँ आपको एक्सेलेरेशन भी मिल जाएगा। तो एक्सेलेरेशन अगर आपके पास मिल गया तो आप इससे वर्क, जो आपके पास वर्क है वो भी निकाल सकते हैं। वो निकलेगा एफ डब्ल्यू वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए आप निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। अब कैसे आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, अपोजिट देखना है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है, जो भी आपके पास आएगा निगेटिव साइन के साथ, तो m के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। तो
तो एम ए, ठीक है, एम ए और इनटू डिस्प्लेसमेंट एस एज्यूम कर लीजिए। यहाँ से जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि कोई पार्ट बॉडी कितना यहाँ से डिस्प्लेस हो रही है। सो दैट इस केस में आप लिख सकते हो एम ऑफ साइन थीटा प्लस का म्यू कॉस थीटा इंटू एस, ये आपका वर्क डन भी निकल जाएगा। और ये प्लस क्यों लिया मैंने, क्योंकि आपने यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन ले रखा है जिस तरीके से, उसका अब हम अपोजिट ले रहे हैं वहाँ पर। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। केस वन की थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन सेक्शन में चलेंगे। केस वन, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ, उसी से आपके सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे। जैसा पहला केस है आपके पास, ये एक पुली है, ठीक है, यहाँ पर ये ले लो, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास एक सिस्टम है, ये पुली है, पुली के तरफ आपको यहाँ पर और यहाँ पर ये मास है m1 और ये मास आपके पास m2, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए इनका t ऊपर है और ये है फ्रिक्शनलेस बॉडी जिसमें फ्रिक्शन नहीं है और आपने इसको हैंग कर दिया, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही एक्सेलेरेशन कंडीशन है, वहां पर यूज करते हो। तो इस केस में जो आपका इस पॉइंट से जो टेंशन होगा यहाँ पर टी डैश एज्यूम कर सकते हो, जो टेंशन टी डैश है वो क्या होगा। तो पहली केसेस तो ये होगी आपके पास यहाँ पर m1g और यहाँ पर क्या होगा m2g, यही ना। ठीक है, तो इस केस में अगर आप कह सकते हो तो t इक्वल टू m इंटू जी एंड दिस इज इक्वल टू r भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या है, इस केस में एक्सेलेरेशन 0 है, इट्स नो एक्सेलेरेशन फॉर दिस सिस्टम। तो इस केसेस में जो आपके पास t है वह इस सब केसेस के लिए आपके पास क्या होगा m1g इक्वल टू m2g। इसका मतलब क्या हुआ m1 इक्वल टू m2, ये दोनों ही एक्सेलेरेशन 0 और मासेस दोनों के सेम है। तो जो रिएक्शन ऑन पुली है आपके पास t डैश इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ t हो जाएगा, t इसका और t इसका, तो इक्वल टू क्या होगा 2m इंटू जी, ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसी का सेकंड केस सेम पुली का केस 2, व्हेन, ठीक है, व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। इट मीन्स आप यहाँ पे डायरेक्शन लीजिए डाउनवर्ड की तरफ, ए का डाउनवर्ड का एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ। तो केस 2 में, इस केस में अगर आप लिखना चाहते हो तो ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यूज आपकी ज़्यादा है और ये कम है, तो इस केस में आप लिखेंगे m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, ये आपको इक्वेशन नंबर 1। दूसरी केसेस में ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, तो ऊपर गया, इसका मतलब कि t ज़्यादा यहाँ पर, तो t माइनस m2g इक्वल टू m2a, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट आपको कंसिडर करना है यहाँ पर कि m1 इज ग्रेटर देन m2। इस केसेस में ये पुली नीचे की तरफ आएगी डाउनवर्ड, तो आप एज्यूम कर लो कि ये वैल्यू ज़्यादा हो गई m1g और ये कम है, और ये यहाँ पर क्या है, ये ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या t ज़्यादा हो गई और ये वैल्यूज कम है, तो t माइनस m2g, यहाँ पर क्या करोगे आप m1g माइनस t, ठीक है। तो m1g माइनस टी इक्वल टू वही एक्सेलेरेशन मिलेगा इसको, और यहाँ पर ये कंडीशन मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ठीक है, 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 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा भाई यहाँ पर, इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस और प्लस है ये दोनों, माइनस प्लस, तो ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा m1, ठीक है, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो m1 माइनस, ऐसे कर सकते हैं m1 माइनस m2, दोनों m1 माइनस m2 और ये दोनों कैंसिल आउट, g बाहर, इक्वल टू m1 प्लस m2 ऐड किया है एक्सेलेरेशन, सो दैट एक्सेलेरेशन a इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g when m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। एंड व्हाट अबाउट द टेंशन, आपको यहाँ से टेंशन भी निकालना पड़ेगा, आपके पास एक वैल्यू आ गई है तो आप टेंशन निकाल लीजिए यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 t इक्वल टू m2a n प्लस m2g, यही है ना, ठीक है, तो यहाँ से आप m2 और a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, m1 माइनस का m2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, इसके साथ ही क्या आपके पास g है, g भी है, n प्लस m2 इंटू जी, ये है ना। अब इस दोनों वैल्यूज के साथ क्या है आपके पास, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो इनके साथ, और ये वैल्यूज इसके साथ आ सकती है, तो आप यहाँ से g भी कॉमन कर लो, m2g बाहर, यहाँ आपको मिल गया m1 माइनस का m2, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल गया ठीक है, एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो m2 m1 प्लस अपॉन m1 प्लस, ठीक है, और ये वैल्यू सिर्फ यहीं तक है, सॉरी फॉर दैट, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से वैल्यूज है, ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में और इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो जो ये वैल्यूज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये वैल्यूज एक्चुअल में यहाँ पे ना होके, ठीक है, ये m2 इसके साथ है एंड देन ब्रैकेट दिस वन, ठीक है, m2 इसके साथ ही है एंड देन मल्टीप्लाई फॉर दैट, तो आपके पास आएगा m2, g बाहर कर लीजिए सबसे, g यहाँ पे बाहर कर लीजिए, m2 m1 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, तो ये वाली माइनस और प्लस वाली वैल्यू तो अब कैंसिल हो गई, आपके पास 2 आ गया, तो t इक्वल टू 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में पास g आ गई, ये रिजल्ट आ गया। तो टेंशन आपके पास ये आया, ठीक है, टेंशन आपके पास ये आया और एक्सेलरेशन आपके पास ये आया इस कंडीशन में जो आपने इस पुलिस के लिए, बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको करना होता है। एंड सिमिलरली जब आप इसका इस पुली के ऊपर टी डैश निकालोगे यहाँ पर, तो टी डैश के लिए वैल्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, 4 ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास एक और कंडीशन है, केस थर्ड, व्हेन एक आपके पास ये सरफेस है, यहाँ पर एक मास है बॉडी का और एक यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, इस पुली के साथ एक दूसरा मास यहाँ पर हैंग किया हुआ है, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पर आपके पास m1 है और यहाँ पर आपके पास m2 है, यहाँ पे वैल्यूज म्यू हो सकती है, टेंशन t यहाँ पर भी है और टेंशन t यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सरफेस है।
इस कंडीशन में भी आप किस तरीके से अपने इक्वेशंस को लगा सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है इक्वेशन लगाना। यहाँ पर एज्यूम करिए सबसे पहले कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। इसका मतलब कि जो आपके पास ये m1g की वैल्यूज है वो ज़्यादा है कंपेयरिंग टू t के, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केसेस में आप लिख सकते हो क्योंकि फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो आप कहोगे t माइनस का म्यू m2g इक्वल टू m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इफ म्यू इक्वल टू 1 तो आप कह सकते हो t माइनस म्यू m2g इक्वल टू m2a, थर्ड, इक्वेशन थर्ड। ऐसी इक्वेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सेम सिचुएशन फ्रॉम इक्वेशन और 2 से अगर आपने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन आने हैं a इक्वल टू वो आएगा आपके पास m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा आपके पास। और टेंशन इसका आएगा t m1 m2 g अपॉन m1 प्लस, विदाउट फ्रिक्शन है। इफ और टेकिंग एज अ विथ फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन के साथ इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो a इक्वल टू m1 माइनस का म्यू m2 अपॉन, ठीक है, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ऐसे साथ में टी जो आपके पास यहाँ पर रहेगा वो आएगा m1 m2, ठीक है, 1 प्लस म्यू अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बस सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करना होता है ये प्रीवियस क्लास प्रीवियस वाले में कैलकुलेशन करके मैंने बता दिया था। इसकी बात आती है केस नंबर फोर्थ केस की कंडीशन क्या है। एज्यूम कर लीजिए आप यहाँ पर कि एक मास आपके पास है कैपिटल M और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसके पास दो पुली है छोटे छोटे, और इस दोनों ही पुली से ये कनेक्टेड है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से ये भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक मास है आपके पास और यहाँ भी एक मास आपके पास, ठीक है। इस केस में ये आपके पास m1 है और ये आपके पास, तो ऐसे ही सिंपल आपको एजम्पशन से लेना पड़ेगा इसमें कि एक्सेलरेशन किस वर्ड है। अगर आपने एज्यूम कर लिया कि ये m1g एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ये आपका t है, ठीक है, ठीक है, तो इस मास की वजह से आपके पास t1 आ जाएगा और इस मास की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा, ठीक है, t2 एज्यूम कर लो आप, और ये आपके पास m2 इंटू जी आ जाए। तो ये t2 है, ये t1 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो एक्सेलरेशन होगा इसका। तो आप कह सकते हो इस इक्वेशन के लिए कि m1g माइनस t1 इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले के लिए आप कह सकते हो t2 माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू a, एंड दोनों के लिए आप कह सकते हो t1 माइनस t2 इक्वल टू कैपिटल M इंटू a, क्योंकि आपने उसको डाउनवर्ड माना हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। अगर ये ज़्यादा है तो इधर की तरफ ही चला जाएगा, खींचेगा इसको इस तरीके से। अगर वो खींच रहा है यहाँ की तरफ तो इसके बीच, दोनों के बीच का डिफरेंस ही इसका एक्सेलरेशन होगा, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इस तीनों इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल के आती है m1 माइनस m2 इंटू जी, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। ये रिजल्ट एक्सेलरेशन का आएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास टेंशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिसको आपको करना आना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये पेपर के लिए। ऐसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, केस नंबर 5, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल के साथ, यहाँ पर एक पुली है आपके पास और इस पुली के अकॉर्डिंगली एक मास है
इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पुली नीचे की तरफ कनेक्टेड है, ठीक। इट्स ओके। एंड देन दिस वन, ये मास आपके पास m2 है, ये मास आपके पास m1 है, ठीक है, ये डाउनवर्ड फॉलिंग एज्यूम कर सकते हो आप यहाँ पर। और इसके साथ ये चीज़ आपके पास थीटा में है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, एक पॉइंट यहाँ पे जाएंगे, दूसरा पॉइंट इधर की तरफ, एक इसका नॉर्मल कंपोनेंट और इसका ये दो कंपोनेंट आपके पास 3। और इस केसेस के लिए आप कहते हो यहाँ पर कि ये आपके पास क्या है, m अगर 2 है यहाँ पर तो m2g साइन थीटा, इसको आप कहोगे m2g और इसको कहोगे आप m2g cos theta when this is the theta of this one and this is the r of reaction। ये रिएक्शन R है, R ले जाओ, उस R रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आपके पास ये फोर्स गिवन है, फोर्स की वैल्यूज की कंडीशन के लिए यहाँ से ले सकते हो। तो इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हो इस कंडीशन में भी, तो आपका इक्वेशन तो वही आएगा, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1, पहला इक्वेशन। अब चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट है आपका मटेरियल, यहाँ पे कुछ है, इंक्लाइंड प्लेन है, व्यू भी हो सकता है ना भी हो, कोई नहीं फर्क पड़ता। तो इसी केस में आप कह सकते हो t माइनस m2 जी एंड ब्रैकेट में आपके पास है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा एक्सेलरेशन का, एंड दिस इज इक्वल टू m2 इंटू a। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास t की जो वैल्यूज आपके पास आनी है, t की वैल्यू यहाँ पे आएगी m1 m2 ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा एंड प्लस का म्यू कॉस थीटा इंटू जी पूरे के अपान m1 प्लस 2। एंड सिमिलरली एक और केस है आपके पास, केस 6। ठीक है, यहां पर आपके पास 2 इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इस पॉइंट यहां पर एक बॉडी आपके पास है और दूसरी बॉडी यहां पर है इसके साथ। ठीक है, इन दिस सिचुएशन वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, और साथ में एक नॉर्मल कंपोनेंट। ऐसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, एक दिस वन ये कंपोनेंट्स है। अब इस कंपोनेंट्स की जो वैल्यूज आपके पास हैं वो डिपेंड करती हैं कि इसको आपने अल्फा एज्यूम कर रखा है और इस वैल्यूज को आपने बीटा एज्यूम कर रखा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली व्हेन ये आपके पास m2 है, ठीक है, ये आपके पास m1 और ये वैल्यूज आपके पास m2 है। व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2, in a such case we can find out the acceleration A is equal to g m1 sine of alpha minus m2 sine of beta upon m1 plus, and tension T is equal to m1 m2 sine alpha plus sine beta g upon m1 प्लस। ये दोनों आपके पास आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर इस सेक्शन की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज़ और भी है, स्पेशली इस नोट पॉइंट को आप लिख लेना नोट पॉइंट पे, इफ t is go to the 2t and then acceleration a dash t dash is equal to a by 2। जहाँ भी आपके किसी डोरी रस्सी पुली के अंदर टेंशन ट्वाइस होगा तो एक्सेलरेशन हाफ कर देना अपने आप। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको एसी वर्मा में एनसीईआरटी के अंदर, वहाँ पे कर देना।
अब आती है बात कांटेक्ट ऑफ फोर्स के लिए। कांटेक्ट ऑफ फोर्स, दो बॉडीज आपके पास गिवन है, मास एक m1 है, एक दूसरी बॉडी मास है m2 के लिए। इस केस में आपके पास है m और इस केस में इसमें। तो जब आप कांटेक्ट ऑफ फोर्स निकालना है इस केसेस में, तो आप बहुत सिंप्लीफाई करके आप ले सकते हो यहाँ पर। फोर्स F इज इक्वल टू m1 m2 एज्यूम कर लो आप इसको, m1 m2 एंड मल्टीप्लाई बाई एक्सेलेरेशन, सो दैट A इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन m1 प्लस m2। एंड देन कांटेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ m1, अगर आपको m1 पे चाहिए कांटेक्ट ऑफ फोर्स, तो आप यहाँ से लिख सकते हो m1 इंटू ए, सो दैट जो आपका कांटेक्ट ऑफ फोर्स है यहाँ पर m1 कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2, ये रिलेशन। एंड सिमिलरली कांटेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ m2 की अगर आप बात करते हो तो आप लिखोगे m2 इंटू ए, एंड सो दैट वी कैन फाइंड आउट द m2 F अपॉन m1 प्लस। तो ये आपका कांटेक्ट फोर्स की एक कहानी होगी जो आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हो। बॉडी से जब भी कांटेक्ट है, ये है कांटेक्ट फोर्स एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स ये है, और इस पे अप्लाइड फोर्स यहाँ पर F है। तो अप्लाइड फोर्स दिस वन है और कांटेक्ट फोर्स आपके पास यहाँ पर FC ऑफ दिस वन, कांटेक्ट फोर्स ऑफ F2। ठीक है। एंड लास्ट वन, अगर आपके पास एक छोटी सी बात और कह सकता हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर आपको टेंशन निकालना है, बहुत सारे आपके पास मास हैं, 1 ठीक है कनेक्टेड है इसके साथ, 2 ये कनेक्टेड है इसके साथ, 3 ठीक है, सबका अपना अपना टेंशन होगा, सबका अपना मास होगा। ठीक है, इस केस में जब भी आप कांटेक्ट फोर्स निकालिए, ठीक है, इसको एज्यूम कर लीजिए T1, इसको एज्यूम कर लीजिए आप T2, ठीक है, और इस पे जो लगा फोर्स वो आपका है F। तो इस केस में आपका जो T1 होगा, ठीक है, T1 इज इक्वल टू M3A, दिस इज इक्वल टू M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, M1 इस T1 के लिए। ठीक है, मास इस पे कितना, ये M3 और ये कितना M2 और ये कितना M1। अगर आपको T2 पे निकालना है तो T2 इक्वल टू क्या होगा, M2 प्लस M3 इंटू A, एंड दिस इज इक्वल टू M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो T1 T2 के साथ, इसके साथ जो रिलेशन है। तो ये कुछ फंडामेंटल आपके पास इक्वेशंस रहे, और थैंक यू सो मच फॉर द टुडे, एंड आई विल डिस्कस इन a next class about something more. Okay, and all the best and welcome in Aspiring Science classes nearby the Prashant Bihar. Okay, and thank you so much and all the best.